सभी को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि आज द पूर्णपुरिया चैनल के माध्यम से मुझे आप सबके समक्ष आने का मौका दिया गया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस चैनल का। इसके माध्यम से मुझसे पहले भी काफ़ी लोग आ चुके हैं, तो मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा इस चैनल का, जिसने अपने चैनल के माध्यम से मुझे आप सबके सम्मुख आने का अवसर दिया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से अपने आसपास के लोगों को सामने लाकर उनसे बात की जा सके, उनके विचार सुने जा सके, तो ऐसा एक अच्छा प्रयास द पूर्णपुरिया चैनल के माध्यम से। और जैसा कि मुझे बताया गया है, मुझे विषय दिया गया है कि कोरोना काल और शिक्षा। तो जैसा कि हम लोग इस कोरोना नामक संकट से गुजर रहे हैं और एक बड़ा संकट, धन्यवाद पारस मिश्रा जी, नमस्कार जी आपको भी। तो कोरोना नामक संकट हर 100 साल के बाद, आपने पढ़ा भी होगा कि हर 100 साल के बाद एक ऐसी महामारी टाइप की आ रही है। जैसे 1720 में प्लेग फैला था जिसमें 1 लाख के लगभग लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। 1820 में हैजा जिसमें 1 लाख से अधिक लोगों की डेथ हुई थी। और 1918 से 1920 के बीच एक बीमारी चली थी, फ्लू। ये बहुत घातक थी, इसमें लगभग 5 करोड़ लोगों की डेथ हो गई थी। और आज हम लोग कोरोना नामक बीमारी से गुजर रहे हैं। तो आप देखिएगा हर 100 साल के बाद एक नई महामारी हमारे सामने आ रही है। अच्छा, सोचने वाली बात यह भी है कि 100 साल पहले जनसंख्या कितनी रही होगी और आज जनसंख्या कितनी ज्यादा है। उसके सापेक्ष में अगर कोई भी महामारी अपना पूरा रूप ग्रहण कर लेती है, नमस्कार सुधीर शर्मा जी, कोई बीमारी अगर अपना पूरा चरम सीमा पर आ जाती है तो बहुत ज्यादा घातक हो जाएगी। जैसे कोरोना हमारे सामने है, आप देख रहे होंगे कोरोना के विश्व में लगभग 76 लाख से अधिक केस हमारे सामने आ चुके हैं और इनमें से लगभग 4 लाख से अधिक लोग, 4,20,000 के लगभग लोगों की डेथ हो चुकी है। तो समस्या बहुत जटिल है। हमें मैंने पीछे भी 1-2 वीडियो अपने फेसबुक पर डाली थी कोरोना के संबंध में। हमें करना क्या है? हमें अब तो लॉकडाउन के सामने है, खुल गया है, लॉकडाउन से आप गुजर रहे हैं। आपने एक चीज देखी होगी कि अब लोग इस चीज का ध्यान नहीं देते हैं, वो बिल्कुल फ्री स्टाइल घूम रहे हैं। सरकार ने नियम लगाया है कि बिना मास्क अगर आप घूमेंगे तो आप पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। मैं बाहर निकलता हूं, देखता हूं बहुत से लोग बिना मास्क घूम रहे हैं। मतलब उनका कहना है कि अगर पुलिस मुझे देख नहीं पा रही है तो हम सुरक्षित हैं। ऐसा नहीं है श्रीमान जी, कोई जरूरी नहीं है आप मास्क ना लगाएं, आपका चालान कटे तभी आप उस लाइन में आएंगे। अगर आप अपने आप को सुरक्षित नहीं करेंगे तो फिर ये दिक्कत आपके लिए भी है। ज्ञानेंद्र वर्मा जी आपका धन्यवाद। तो इस समस्या से गुजरने के लिए हमें पहली बात तो अपना ध्यान रखना है, अपने समाज के लोगों का ध्यान रखना है, अपने आसपास के वातावरण का ध्यान रखना है और हमें देखना है कि हम भी तो सुरक्षित रहें। अगर हम ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर बीमारी के बाद का समय भी आएगा, है ना। और बाद का समय वही देखेंगे जो इससे गुजर जाएंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा जीवन संघर्ष, तो जीवन संघर्ष में अंतरजातीय संघर्ष, अंतःजातीय संघर्ष और एक वातावरणीय संघर्ष होता है। अंतःजातीय संघर्ष, अंतरजातीय संघर्ष और वातावरणीय संघर्ष। अंतःजातीय संघर्ष जब एक ही जाति के सदस्यों के बीच संघर्ष होता है, वो होता है अंतःजातीय संघर्ष। आप एक रोटी का टुकड़ा डाल दीजिए और 2 कुत्ते उस टुकड़े के लिए लड़े, वो उनका अंतःजातीय संघर्ष हो गया। अंतरजातीय संघर्ष हो गया जब एक जाति वो दूसरी जाति से दिक्कत हो। जैसे आप देखते हैं बाघ जंगल से बाहर आया, उसने 2-4 व्यक्तियों को मार दिया, अंतरजातीय संघर्ष हो गया। वातावरणीय संघर्ष जब प्राकृतिक रूप से कोई ऐसी आपदा हमारे सामने आ जाती है तो वातावरणीय संघर्ष हो जाती है। अब इसको आप क्या कह सकते हैं? कोरोना ऐसा संघर्ष है, वायरस किसने बनाया? हमारे आपके द्वारा बनाया गया है। हमारा मतलब मैं पड़ोसी देश की बात कर रहा हूं, अगर वहां से लीक हुआ है तो एक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है। अब इसे क्या कहेंगे आप? अंतर्जातीय संघर्ष कहेंगे? उनके यहाँ के लोग भी तो मरे, या अंतर्जातीय संघर्ष कहेंगे?
इससे मनुष्य के अलावा अन्य जातियां भी इसकी चपेट में आई हैं, या वातावरणीय संघर्ष कहेंगे, ये वातावरण के माध्यम से अब फैलने भी लगा है। तो हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना है और इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़ना है, क्योंकि ये संकट इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। जाएगा तो जैसे जो आपकी फ्लू वाली बीमारी चली थी, ये 1918 से स्टार्ट हुई थी और इसका ठीक ठीक असर 1920 में देखने को मिला था। लगभग 5 करोड़ की जनसंख्या गंवाई गई थी 1918 से 1920 के मध्य फ्लू में। तो 5 करोड़ के लगभग लोग मर गए थे, एक बहुत बड़ी संख्या होती है। तो कोरोना काल इतिहास में याद रखा जाएगा, जैसे अन्य काल याद किए गए वैसे कोरोना काल भी आपका इतिहास में याद किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस काल में बाकी सारी चीजें तो अपने आप मैनेज हो जाएंगी, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि शिक्षा। कोरोना काल में शिक्षा की क्या स्थिति होने वाली है, या कोरोना काल में शिक्षा पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है। तो आपने देखा होगा कि बहुत से स्कूलों के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जा रही है। प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों को घर बैठे पढ़ाया जा सके। अब देखिए यहाँ पर धन्यवाद सुधीर शर्मा जी, पारस जी और ज्ञानेंद्र वर्मा जी, और लोग काफी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। जैसा कि टाइम आपको दिया गया था, आप जुड़िएगा फटाफट। शिक्षा की बात चल रही थी, तो शिक्षा में स्कूलों के माध्यम से अध्यापकों को निर्देशित किया गया कि आप बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराएं। देखिए हर चीज के 2 पहलू होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। अगर हम सकारात्मक पहलू को सोचेंगे तो हम प्रयास करेंगे सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर हम नकारात्मक पहलू को सोचेंगे तो फिर निश्चित हार में नेगेटिविटी आएगी। आपने भी देखा होगा अपने आसपास, मैंने भी समाज में देखा है लोगों को कहते हुए कि अरे ऑनलाइन शिक्षा से क्या होता है, और बच्चा काम नहीं कर रहा है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, ऐसे कोई फायदा नहीं है, किसी पे मोबाइल नहीं है, किसी के मोबाइल में रिचार्ज नहीं है। तो देखिए आप सीधी सी बात समझ लीजिएगा कि जो समस्या आपके सामने है वो तो है, उस समस्या से आप पार नहीं पा सकते। कोरोना नामक बीमारी आपके सामने मुंह फैलाए खड़ी है। आप उससे पार पाने के लिए केवल अपना बचाव ही कर सकते हैं, और उस बचाव के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चों की शिक्षा कंटिन्यू रखनी है। देखिए शिक्षा के 3 स्तंभ होते हैं। पहला स्तंभ छात्र जिसे पढ़ना है, दूसरा स्तंभ अध्यापक जिसे पढ़ाना है, और इन दोनों के बीच में जो मुख्य स्तंभ है वो है अभिभावक, जो इन दोनों के बीच की कड़ी है। तो मेरी बात चलेगी, तीसरा स्तंभ हमारा है अभिभावक। अगर छात्र और अध्यापक के बीच ये तीसरा स्तंभ अभिभावक अगर अपनी जगह से डिस्टर्ब होगा तो निश्चित ही शिक्षक की पढ़ाई और छात्र को ग्रहण करने वाली पढ़ाई दोनों में बाधा अवश्य आ जाएगी। जब विद्यालय खुलते हैं तो भी शिक्षक के पढ़ाने के बाद बच्चा घर जाता है, बच्चा पढ़ाई करता है, वापस घर आता है, अपना होमवर्क करता है। आप अभिभावक होने के नाते केवल बच्चे को वॉच कीजिए कि वह अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वह पढ़ रहा है, वह कितने टाइम टीवी देख रहा है, वह कितने टाइम फोन चला रहा है। थोड़ा सा वॉच कर लीजिएगा, बाकी स्कूल शिक्षक उसका कार्य देख लेगा। क्योंकि इस समय लॉकडाउन की स्थिति है, बच्चा आपके पास आपके घर पर है, शिक्षक ऑनलाइन के माध्यम से उसे पढ़ाने का प्रयास कर रहा है, तो आप उस प्रयास में उसका थोड़ा सा सहयोग कर दीजिए। क्योंकि देखिए इस पढ़ाई का जो सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है वो आपके बच्चे को मिलने वाला है। ऑनलाइन पढ़ाई इसलिए कराई जा रही है क्योंकि आप देखिए मार्च से लॉकडाउन हुआ है, लगभग 20 मार्च, 20 अप्रैल, 20 मई, 20 जून आपकी आने वाली है। और जैसा कि शिक्षा के क्षेत्र में अखबार में निकला था, 15 अगस्त के बाद विद्यालय खुलेंगे, जैसा भी गाइडलाइन आएगी उसके अनुसार कार्य होगा। तो आप देखिए जो 4-5 महीने का गैप है, आप इस गैप को इस बारे मत सोचिए, आप थोड़ा अन्यथा सोच लेते हैं कि वो स्कूल को फीस माफ कर देनी चाहिए, कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, उसके लिए क्षमा चाहूंगा मैं आपसे। तो
बात चल रही थी कि आप लोग इस बात को थोड़ा अन्यथा में लेते हैं कि साहब 5 महीने की फीस माफ कर देनी चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए। हमें इन बहानों से बच के आगे निकलना है, हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात थोड़ा और स्पष्ट करना चाहूँगा। एक 2 दोस्त थे, थोड़ा उनके दूर दूर गांव थे। शाम को मिलने आए तो सड़क के किनारे पुलिया पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। दोनों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, घर से बहुत कमजोर स्थिति में थे। तो उनने विचार किया कि क्या करना चाहिए, हमें अपनी इस गरीबी से, इससे ऊपर कैसे उठा जा सकता है। तो उन्होंने विचार किया चलो ऐसा करते हैं, हम लोग डेयरी खोलते हैं, हम लोग दूध का व्यवसाय करते हैं। और ठीक है, दोनों ने विचार लिया, ठीक है हट जाएंगे, एक एक भैंस खरीदेंगे और उस दूध के व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक शर्त दोनों ने रखी कि हम दोनों ठीक 20 साल बाद यहीं पर मिलेंगे, इसी जगह पर ठीक 20 साल के बाद मिलेंगे। उससे पहले हम एक दूसरे से ना कोई बात करेंगे ना मिलेंगे। ठीक है, दोनों अपने अपने घर चले गए। समय गुजरता गया और वो दिन भी आ गया जिस दिन उन दोनों ने वापस मिलने का समय तय किया था। तो पहला दोस्त आया उसी फटे पुराने हाल में, जैसे वो 20 साल पहले था, उसी फटे पुराने हाल में आया और आकर उस पुलिया पर बैठ गया और अपने उस दोस्त का इंतजार करने लगा जो दूसरा था, जो कह के गया था ठीक है 20 साल बाद मिलना है। कुछ देर के बाद एक बहुत बड़ी सी लग्जरी गाड़ी उसके सामने आकर रुकी, उसका गेट खुला और उस गाड़ी में से एक बढ़िया वेल एजुकेटेड, बिल्कुल सूटेड बूटेड व्यक्ति उसके सामने आया। जब उसने ध्यान से देखा तो उसका 20 साल पुराना वही दोस्त था जो कहकर गया था कि हम लोगों को ऐसा करना है। आया, उसने हाथ मिलाया, बोले अरे भाई दोस्त कैसे हो? अरे बोले यार तुम तो बहुत मजे में हो, तुम्हारे पास गाड़ी है, बड़ा देखने वाले में ठीक ठाक लग रहा है। हाँ बोले यार सब बढ़िया चल रहा है। बोले यार क्या किया तुमने? बोले करना क्या, हम लोगों ने तय किया था कि हम डेयरी खोलेंगे। मैं घर गया, मैंने आपकी भाभी से बात की, उन्होंने मुझे अपने गहने दिए, बोले इन्हें गिरवी रख दो और एक भैंस ले आओ। मैंने उनके गहने गिरवी रखे, भैंस ले आया, उसका दूध बेचने लगा। थोड़ा 1-1.5 साल गुजरा, मैं एक भैंस और ले आया, 2 भैंसें हो गई, हमारा काम बढ़ गया। मैं 1-2 भैंसें और ले आया, धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई, हमारे पास करीब 15-20 भैंसें हो गई, अच्छी खासी डेयरी बन गई। मैंने 2-3 नौकर रख लिए और दूसरे शहर में डेयरी का व्यवसाय शुरू किया। इस प्रकार से करीब अब 7-8 शहरों में मेरा डेयरी का व्यवसाय चल रहा है। नौकर चाकर सारे काम देख रहे हैं और बच्चे भी इसमें मेरा साथ देते हैं। अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, बस केवल सुपरविजन करता हूँ और सब व्यवस्थाएं होंगी। अरे बोला यार तुम तो बहुत मजे में हो। तो बोला यार तुम्हें क्या हुआ, तुमने क्यों नहीं किया? अरे बोले कुछ नहीं यार, मैं घर पे गया, मैंने तुम्हारी भाभी को बताया कि हम दोनों दोस्तों ने आपस में बैठ के राय मिलाई है कि हम लोगों को डेयरी का व्यवसाय करना है और एक भैंस खरीदनी है। तो अगर एक भैंस खरीदने की व्यवस्था हो जाए तो हो सकता है हमारे दिन भी बदल जाए। तो उसकी पत्नी ने पूछा कि अच्छा अगर भैंस मर गई तो? बात उसकी सही थी कि मैं उसके गहने गिरवी रखता और भैंस लाता और अगर भैंस मर जाती तो सारा पैसा डूब जाता। तो बस इस तो के कारण उस व्यक्ति ने उस कार्य को आगे बढ़ाने से रुक गया और दूसरा व्यक्ति इस तो के चक्कर में नहीं पड़ा, वो आगे बढ़ गया तो वो जीवन की सफलता पर पहुंच गया और दूसरा व्यक्ति सफल नहीं हो पाया। मेरा कहने का केवल इतना मतलब है, मेरी किसी बात को अन्यथा में न लिया जाए, मेरा केवल इतना कहने का मतलब है कि आप बहाने से थोड़ा बाहर आइए, आप अपने बच्चे का भविष्य देखिए। अध्यापक अपना कार्य पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, आपको अपना कार्य थोड़ा सा उनका साथ देना है। आप पे फोन नहीं है, आप कहीं से फोन अरेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते हैं। जब इतना कुछ कर सकते हैं तो आप फोन भी अरेंज कर सकते हैं। डाटा पैक वाली बात है, मंथली रिचार्ज होता है, 3 महीने का रिचार्ज होता है। हमें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। हम बच्चे को घंटे 2 घंटे फोन दें। ध्यान रखें कि जब बच्चे को फोन दें तो अपने सुपरविजन में दें, बच्चा हमारे सामने रहे, हमारे सामने बैठकर पढ़े, जिससे वो ठीक प्रकार से पढ़ाई करे। तो जब बच्चा ठीक प्रकार से पढ़ाई करेगा तो जो 5 महीने का समय है, देखिए अगर इस समय में बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएगा तो बहुत सी चीजों को भूल जाएगा। हर अगली क्लास पिछली क्लास से कहीं ना कहीं टच में होती है। छोटे बच्चों की आदत होती है, आपने देखा होगा जब जून की छुट्टियां पड़ा कर दी हैं और जून की छुट्टियों के बाद बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, तभी यह हाल होता है कि बहुत से बच्चे गायब हो चुके होते हैं, उनके दिमाग से बहुत चीजें निकल चुकी होती हैं। तो टीचर उससे पूछते हैं क्या छुट्टियों में खा गया था? इसके पीछे यही रीजन है कि उस 30 दिनों में
उन्होंने अगर उन चीज़ों को रिवाइज नहीं किया है तो निश्चित ही वो उन्हें क्या करते हैं, भूल चुके होते हैं। विकास आर्य जी आपको बहुत बहुत प्रणाम, खुश रहो भैया। तो बच्चा बहुत चीज़ों को भूल गया होता है, और यहाँ तो 5-6 महीने का दौर गुजरा है। जब ये 5-6 महीने का दौर गुजरा है तो भाई हमें ध्यान रखना है कि हमारा बच्चा कई चीज़ों को भूल ना जाए, और इसके लिए हमें बच्चे का ध्यान रखना है। मैं फिर बता दे रहा हूँ, अपने सुपरविजन में ये जिम्मेदारी आपकी है। आपके पास मोबाइल नहीं है, आप मोबाइल में डाटा नहीं है, ये जिम्मेदारी आपकी है। थोड़ा इसे समझिएगा और टीचर की वेदना को भी समझिएगा। मैंने बहुत लोग कहते सुना है कि साहब वो स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई करा रहा है तो स्कूल फोन की व्यवस्था कराए। अरे गलत बात है, बच्चा आपका है, आपको इतना सहयोग करना पड़ेगा कि आप बच्चे को ऐसा मैनेज कर दीजिए कि वो ध्यान से घंटे 2 घंटे बैठ के पढ़ सके। ऐसा नहीं कि सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं भी ऑनलाइन बच्चों की पढ़ाई करा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ बच्चे बाकायदा काम करते हैं, अपनी कॉपी का फोटो खींच के मुझे व्हाट्सअप करते हैं। मैं उसको देखकर उन्हें बता देता हूँ, हाँ बेटा आपका काम ठीक है, या अगर कोई समस्या है तो जो समस्या है वो बच्चे को बता दी जाती है। तो बच्चों ने बाकायदा कॉपियाँ बना रखी हैं, उनका काम कंप्लीट पूरा होता चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई नहीं हो सकती। देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इस बात को बहुत ढंग से समझ लीजिएगा कि जब ऐसा नहीं हमेशा ऑनलाइन पढ़ाई ही चलती रहेगी। अरे जब स्कूल खुलेंगे बच्चा स्कूल जाएगा, फिर से पढ़ाई अपने रिदम पर आ जाएगी। लेकिन जब तक समस्या है तब तक इस कोरोना काल में शिक्षा का दारोमदार, मैं फिर बता रहा हूं, केवल 3 स्तंभों पर है। पहला स्तंभ छात्र, दूसरा स्तंभ शिक्षक और तीसरा स्तंभ अभिभावक। जो ये तीसरा स्तंभ है, ये स्तंभ बहुत खास है, ये स्तंभ बहुत मजबूत है, इसे बहुत पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अभिभावक के साथ नहीं, वो शिक्षक के साथ नहीं, बच्चे के साथ भी। बच्चे के सामने आप ऐसी कोई बात ना करें कि जो आपके बच्चे की शिक्षा के लिए अच्छी ना हो, कि अरे क्या ये मास्टर लोग काम डालते रहते हैं, ऐसे कैसे काम चल जाएगा। आप उसे मोटिवेट कीजिए, आप उसे कहिए बेटा काम करो, आपकी कॉपी जुलाई में चेक की जाएगी, सर कॉपी देखेंगे, सर आपकी शिकायत करेंगे। अगर बच्चा काम नहीं कर रहा है तो आप उससे कहिए कि मैं आपके सर को फोन कर दूंगा। आप निश्चित कह के देखिए, बच्चा खुद मना करेगा, नहीं पापा फोन मत कीजिए, मैं काम कर लूंगा। मैं जैसे मुझे कहीं निकलने मौका मिलता है, कोई बच्चा सामने आता है, मैं उससे कॉपी मांग लेता हूँ, बेटा अपनी कॉपी दिखाओ, कॉपी देखता हूँ। हो सकता है थोड़ा बहुत काम अधूरा हो तो उसे कहता हूँ बेटा जल्दी पूरा करो इसे, क्योंकि जून छुट्टियां आप जितना काम कवर कर लेंगे, क्योंकि देखिए जाने वाला समय वापस नहीं आने वाला। बाकी शिक्षा की क्या व्यवस्था होगी, शिक्षा की क्या स्थिति होगी लॉकडाउन खुलने के बाद, जब स्कूल ओपन होंगे तभी मालूम चलेगा। सरकार ने कहा है 15 अगस्त के बाद, इसका मतलब आप समझिए आपके बच्चे को कितना टाइम मिलने वाला है। 15 अगस्त के बाद का मतलब 15 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने में बच्चे के एग्जाम हो जाएंगे। तो बच्चे को 6 महीने स्कूल की पढ़ाई करने को मिलेगी। तब तक उसे ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से पढ़ना है, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जुड़ना है। आप अपने बच्चे से कहिए कि वो कंटिन्यू अपना काम करता रहे, अपना बढ़िया से काम करता रहे। जो भी दिक्कत होती है आप शिक्षक से बात करके, और बच्चे के आप शिक्षक और छात्र के बीच की जो अच्छी कड़ी है, आप बहुत समझदार हैं, आपके ऊपर बहुत कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो आप बहुत इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने बच्चे की शिक्षा पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और थोड़ा मोटिवेट कीजिएगा ताकि वो अच्छे से पढ़ाई करे। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, वो अपने काम में लग जाते हैं। बाकी इसमें आप भी थोड़ा बहुत घर पे रहते होंगे, उन्हें देख सकते हैं, उनका किया गया काम आप फोटो खींच के व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद हरिओम जी, अवनीश जौहरी जी, आपका धन्यवाद। तो इन सब के माध्यम से आप बच्चों को प्रमोट कर सकते हैं कि वो अपना कार्य अच्छे से करें, अपने शिक्षा के माध्यम से समस्याओं को निपटाते चलें। क्योंकि देखिए संकट रहेगा, संकट जब तक है तब तक हमें इससे आगे चलना पड़ेगा, और बच्चों को अपनी पढ़ाई का ध्यान इसी प्रकार से रखना है। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से तो टीचर प्रयास कर रहे हैं कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पढ़ा सके। आप अगर मोटिवेट करेंगे तो निश्चित ही बच्चा आपका अच्छे से पढ़ेगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने अभी पीछे देख रहा था, लोग डालते थे कि प्राइवेट स्कूलों को फीस माफ कर देनी चाहिए, उसको ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए। आप एक बात सोच लीजिएगा कि आपके बच्चों का भविष्य अगर बनाने वाला कोई एक व्यक्ति है तो वो शिक्षक है, केवल शिक्षक है। शिक्षक ही ऐसा है जो क्लास में पहुंचता है, सामने जितने बच्चे बैठे होते हैं उन्हें मेहनत से पढ़ाता है, इसलिए पढ़ाता है कि कल को वो बड़े होकर इस देश का भविष्य बने और इस देश का, आपके परिवार का, अपने समाज का कल्याण कर सके, है ना। तो आप लोग वैसे भी समझदार हैं, शिक्षक के प्रति अपने मन में एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखिएगा, क्योंकि वो हमेशा आपके बच्चे का भला चाहता है,
वो कभी नहीं, कोई शिक्षक कभी नहीं चाहता कि उसका बच्चा फेल हो जाए या उसका बच्चा ना पढ़े या उसका बच्चा अच्छे से काम ना करे। हर शिक्षक यही चाहता है उसका बच्चा अच्छे से अच्छा पढ़ाई करे। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कृपया इस चीज़ को ध्यान रखिएगा ताकि शिक्षक का मनोबल भी ना टूटे। देखिए, इससे आप खुद जानते हैं कि आपके बच्चे को पढ़ाने का जिम्मेदारी केवल शिक्षक पर है ना, और शिक्षक का मनोबल टूट गया तो जिस व्यक्ति पर जिम्मेदारी है, अगर शिक्षक का मनोबल टूटेगा तो छात्र का मनोबल उससे पहले टूट जाएगा। और आप ध्यान दीजिएगा, अगर शिक्षक और छात्र दोनों का मनोबल टूट गया तो फिर आपके परिवार का मनोबल टूट रहा है ना, क्योंकि छात्र तो आपके परिवार की सबसे मजबूत कड़ी है, उसी के कंधों पर आगे का भविष्य टिका हुआ है। एक छात्र, अगर घर में कोई एक छात्र सफल हो जाता है तो पूरा परिवार सफल हो जाता है। इस बात को आप अच्छी प्रकार समझ सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल जिंदगी जी चुका हूँ, मैं इसको अच्छी तरह समझता हूँ। और बाकी समय है, उतार चढ़ाव रहते हैं। मैं एक छोटी सी कविता भी सुनाना चाहूँगा आपके लिए कि ऐसा दौर चल रहा है। छोटी सी मोटिवेशनल कविता है, कभी लिखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है और लाइन ध्यान देते चलिएगा शब्दों पर, ताकि विवेक मिश्रा जी धन्यवाद, ताकि आपके समझ में आती रहे। क्योंकि देखिए, सफलता का मतलब होता है निरंतरता। अगर आप लगातार अपने काम में लगे रहेंगे तो सफलता मिलने से आपको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर आप निरंतर प्रयास नहीं करेंगे तो फिर आपको सफल होना बहुत मुश्किल है। तो छोटी सी कविता है, सुनाना चाहूंगा कि मंजिल न कभी पास आएगी, मंजिल पे तुम्हें जाना होगा। मंजिल न कभी पास आएगी, मंजिल पे तुम्हें जाना होगा। जो कुछ भी दिल की हसरत है वो सब तुझको पाना होगा। हमें कुछ भी हासिल करना है, वो चल के हमारे पास नहीं आएगा, हमें वहां तक बढ़ के जाना है। तो मंजिल न कभी पास आएगी, मंजिल पे तुम्हें जाना होगा। इन राहों पर तू बढ़ता जा, बस कदम मिलाकर चढ़ता जा। इन राहों पर बढ़ते जाओ, बस कदम मिला चढ़ते जाओ। स्वागत विकास भैया। हर लक्ष्य तुम्हारा पूरा हो, हर लक्ष्य तुम्हारा पूरा हो, जो कुछ मन में ठाना होगा। मंजिल न कभी पास आएगी, मंजिल पे तुम्हें जाना होगा। हमारे लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। मेरा लक्ष्य है कि मेरे बच्चे इस लॉकडाउन की पढ़ाई में कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें, और वास्तविकता में बता रहा हूँ मेरे बच्चे लगभग पढ़ाई कर रहे हैं। काफ़ी कुछ से बात होती रहती है, टेस्ट भी ले चुका हूँ। बच्चों डाला है, मोदी जी का लक्ष्य है कि देश से जल्दी कोरोना भाग जाए, है ना। योगी जी का लक्ष्य है यूपी से कोरोना भाग जाए। आपका लक्ष्य है परिवार के सभी व्यक्ति सुरक्षित रहें, है ना। हम सबका लक्ष्य है हमारे आसपास का वातावरण सुरक्षित रहे। तो हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और उसके साथ साथ हमारी जिंदगी आगे बढ़ती रहे। अगली लाइनें बोलूंगा कि ना कभी हौसला कम रखना, ना आंख कभी तू नम रखना। कोई जरूरी नहीं है कि आप आगे ही बढ़े, कभी कभी आपको झटके भी लगते हैं। तो ना कभी हौसला कम रखना, ना आंख कभी तू नम रखना। असफलता में भी सफलता का ही गीत तुम्हें गाना होगा। असफलता में भी सफलता का ही गीत तुम्हें गाना होगा। मंजिल न कभी पास आएगी, मंजिल पे तुम्हें जाना होगा। और अंतिम बंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ना हर कदम पे संकट आएंगे, पर आप नहीं घबराएंगे। हर कदम पे संकट आएंगे, पर आप नहीं घबराएंगे। मझधार में नैया डोलेगी, मझधार में नैया डोलेगी, और पार तुम्हें जाना होगा। मंजिल न कभी पास आएगी, मंजिल पे तुम्हें जाना होगा। मंजिल पे तुम्हें जाना होगा। तो इस कविता के माध्यम से केवल ये बताना चाहूँगा कि हमें इस कोरोना काल से लड़ते हुए आगे बढ़ना है, हारना नहीं है। हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम, और विधि ताई विसार दो और आगे की सुध लो।
जो पुरानी बातें चली गई उन्हें छोड़िए और पॉजिटिव वे में आगे बढ़िए। जीवन सुरक्षित रहेगा, मैं विश्वास दिलाता हूं, मुझे विश्वास है कि हम सबका जीवन सुरक्षित रहेगा। इसी विश्वास के साथ हमें खुद का ध्यान रखना है, अपने आसपास परिवेश का ध्यान रखना है। इस कोरोना काल में जो भी ये संकट है, ये संकट समय के अनुसार गुजर जाएगा। इस संकट के गुजरने का इंतजार करना है, लेकिन उस इंतजार में खोना कुछ नहीं है। हमें खोना कुछ नहीं है, हमें प्रयास करना है कि हम कुछ भी ना खोते हुए। धन्यवाद विकास जी, सुरेश मंडल जी धन्यवाद। हमें ये विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना है कि यस, हम अपने सभी सहयोगियों के साथ, अपने सभी साथियों के साथ इस कोरोना काल को समाप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। और निश्चित ही हमें आशा है, हमें विश्वास है कि हम सब सफल होंगे और फिर से वही दिन वापस लौटेंगे। फिर से हम सब बैठ के हंसी ठिठोली किया करेंगे, खाने पीने खाया करेंगे, दावतें उड़ाया करेंगे, है ना। धन्यवाद सुरेश मंडल जी। सारे लोग फिर से आएंगे, परेशान मत होइए। अभी 50 लोग शादी में जा रहे हैं, फिर से 200-250-500 जाया करना, लेकिन अभी थोड़ा ध्यान रखिएगा। 50 सरकार ने कह दिया है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो पूरा वो 50 का है वहाँ ज़्यादा पहुँच जाए। सुरक्षित रहिएगा, मास्क लगाइएगा, अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद देव जी, विजित जी बहुत बहुत नमस्कार। तो कोरोना काल के संकट से बाहर आते हुए फिर बता दे रहा हूं, अंतिम बात जरूर बोलूंगा, शिक्षा का विशेष ध्यान रखना है। परिवार के बच्चों का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चे हमारे कहीं शिक्षा के पथ से हट ना जाएं। देखिए, शिक्षा के पथ में डालने में बहुत टाइम लगता है, और अगर बच्चा थोड़ा सा भ्रमित हो जाएगा तो शिक्षा के पथ से उतर जाएगा। तो आप अपने बच्चे के साथ एक पॉजिटिव वे रखिएगा, उसके मन में टीचरों के प्रति आदर सम्मान भरिएगा, ताकि वो आराम से पढ़ता रहे, अपना काम करता रहे। हम लोग जो भी ऑनलाइन चैनल के माध्यम से काम डालते हैं, सारे स्कूल के टीचर जो जैसे काम डालता है, आप बच्चे से काम करने को कहिएगा। उसे कोई भी समस्या होती है तो जैसा कि स्कूल के ग्रुप बने हुए हैं, टीचर्स के फ़ोन नंबर ग्रुप में है, जिम्मेदारी हमें निभानी है। क्योंकि मुझे आज विषय दिया गया कोरोना काल और शिक्षा, तो मैं कोरोना काल की शिक्षा पर ही विशेष फोकस करूंगा। ये जिम्मेदारी हमारी आपकी है कि हमारे बच्चों के शिक्षा पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसी के साथ मैं पुनः अपना द पूर्णपुरिया चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ कहूँ। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोगों ने मुझे देखा है या मुझे अप्रिशिएट किया है, अच्छा छोटे भाई साहब का मैसेज पड़ा हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। तकनीकी समस्या के लिए क्षमा चाहूँगा। और इस मैं फिर अपनी बात अंतिम बात समाप्त करना चाहूँगा कि हमें, अच्छा हाँ, एक खास बात रह गई थी कि हम केवल कोरोना काल से नहीं गुजर रहे हैं, हमारे और भी 2-4 काल हैं। कैसे सर 2-4 काल कैसे होते हैं? देखिए, हमारे पास इसमें चाइना काल चल रहा है, एक चाइना काल चल रहा है, एक पाकिस्तान काल चल रहा है, और अब कल परसों से एक नेपाल काल भी शुरू हो गया है, ठीक है ना। तो हमारे देश के जो वरिष्ठ, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, राष्ट्रपति जी, या जो भी हमारी सेनाएं हैं, वो सब इन सब पर अच्छे से नजर बनाए हुए हैं। हमें अब आप देखिए, विश्व कोरोना से परेशान है, जान का संकट है, और हमारे पड़ोसी सीज़फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, उधर से फायरिंग चालू है। उन्हें लगता है कि ये लोग कोरोना में बिजी हैं, हम उधर से हमला कर लेंगे। तो हमें खुद थोड़ा, हम सब जानते हैं इस चीज़ को, हम लोग गांव में भी रहते हैं, अगर हमारा पड़ोसी परेशान होता है, भले हम लोग उसके विरोधी हों, भले हमारी उससे लड़ाई हो, लेकिन हम लोग उसके प्रति इतना रखते हैं इससे लड़ना है कि ठीक हो जाए, मजबूत हो जाए। गांव में लोग कहा करते हैं, जा भाई खा पी गया फिर लड़ना आके, होता है ना। आपने देखा होगा, गांव में कोई किसी से लड़ने की बात करता है, अगर वो कमजोर होता है तो वो कहता है चल चल थोड़ा जा और थोड़ा खा पी क्या, जब तगड़ा हो जाएगा तब लड़ना आके, है ना। तो पड़ोसी देशों को सोचना चाहिए कि इस समय जो संकट काल चल रहा है, जरा इस संकट से बाहर निकल दें। और जिसको लड़ना लड़ लेना, मना कौन कर रहा है? लड़ने से भारत ने कभी किसी को मना नहीं किया। भारत की वो आदत नहीं है, जिसकी जो इच्छा, लड़ने की इच्छा आप लड़ लीजिएगा। हम लोग तो उस सभ्यता से बिलोंग करते हैं कि प्रेम के बदले प्रेम मिलेगा, और विद्रोह के बदले विद्रोह, जो आप करेंगे आपको उसका जवाब वैसे मिलेगा। अब ये देश गांधी जी का तो है, ये देश गांधीवादी तो है, लेकिन उतना नहीं रह गया अब एक थप्पड़ मारोगे दूसरा गाल कर देगा। नहीं साहब, एक थप्पड़ मारोगे 2 मारेगा,
अब वो जमाने चले गए कि आप एक थप्पड़ मारेंगे तो वो दूसरा गाल आगे करते हैं, साहब दूसरे मारो, नहीं श्रीमान जी आप एक थप्पड़ मारेंगे तो देश दो मारेगा। तो इसलिए मैं पड़ोसी देशों से भी ये निवेदन करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा कि कृपया जो कोरोना नामक समस्या है इससे अपने साथियों, अपने आसपास के देशों की मदद कीजिए। आप मजबूत हैं, आप पास पैसा है, बहुत अच्छी बात है। चाइना अच्छा मजबूत देश है, अमेरिका खुद संकट में है, तो आप अच्छे हैं, आप मजबूत हैं, आप दूसरे की मदद कर दीजिए ना। मदद करने में आपके पास से कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये हम लोगों पर भी लागू होता है, हमारे आसपास के परिवेश में जो भी लोग रहते हैं हम उनकी जैसे भी मदद कर सकते हैं। देखिए, जो तन से कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं, धन से कर सकते हैं, आप जैसे भी कर सकते हैं, आप जैसे भी सक्षम हैं आप उस प्रकार से करिए। मैं एक शिक्षक होने के नाते अपने ऑनलाइन चैनल के माध्यम से बच्चों को बराबर वीडियोज डाल के पढ़ाने का प्रयास करता हूं, ताकि कि ऐसा ना हो रह जाए कि इस कोरोना काल में मेरी तरफ से कोई कार्य नहीं किया गया। मैं वही बात कर रहा था कि ऐसा नहीं आप धन से ही शिक्षित हो सकते हैं, आप धन से ही किसी का कुछ कर सकते हैं, भला कर सकते हैं। आप बिना धन के भी बहुत सा अच्छा कार्य कर सकते हैं। समाज में सारे कार्य धन से नहीं होते हैं, कुछ कार्य धन के बिना भी किए जा सकते हैं। तो आप इस काल में जिसकी जैसे मदद हो सके आप मदद कीजिएगा। ज़्यादा प्रचार और फोटो खिंचाने से बचिएगा, क्योंकि समय गुजर जाता है, यादें याद रह जाती हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और बहुत बहुत आभार इस पेज द पूरनपुरिया का, बहुत बहुत आभार आप सभी का जो आप सबने मुझे सुना और इस चैनल ने मुझे आने का मौका दिया। एक बार सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।